हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे नेशनल अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा हमारा पार्ट 1 और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉज। अब कैबिनेट ने क्या किया है, बैंकिंग लॉज में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जिसके तहत अब हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है कि जो हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं, जो हमारी एफडी होगी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी होगी, रिकरिंग डिपॉजिट, इनमें हम एक से ज्यादा नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम अपने सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते थे। नॉमिनी क्या होता है? वारिस। वारिस मतलब अगर आप बाय चांस, मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे अकाउंट के सारे पैसे किसको मिलेंगे? नॉमिनी को। तो क्या होता था पहले कि सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी अलाउ होता था। पर अब इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, आप एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो अपने सेविंग, एफडी, आरडी अकाउंट में। और कितने कर सकते हो मैक्सिमम? तो मैक्सिमम आप 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। पहले ये जो एक से ज्यादा नॉमिनी करने की फैसिलिटी थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट्स में मिलती थी, जैसे कि आपका पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है साल की? इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हो। और पीपीएफ की मेच्योरिटी कब होती है? 15 साल में। ठीक है, 15 साल बाद पैसे आप पूरे विड्रॉल कर सकते हो। और जो आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में जमा कर रहे हो, ये आप टैक्स में एग्जेम्पशन भी ले सकते हो इतने पैसों की। तो पीपीएफ अकाउंट हो गया, फिर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स हो गए, इनमें आपको मल्टीपल नॉमिनी बनाने का ऑप्शन मिलता था। पर अब सरकार ने अमेंडमेंट करके बैंकिंग लॉ में सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट में भी फैसिलिटी दे दी है कि आप एक से ज्यादा नॉमिनी कर सकते हो। और मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 4। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अब क्या होगा कि जो हमारे अनक्लेम्ड शेयर्स थे, वो तो पहले ट्रांसफर कर दिए जाते थे आईईपीएफ में। आईईपीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब क्या होगा, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स है और अनक्लेम्ड बॉन्ड्स है, वो भी आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसमें? आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब देखो, ये जो आईईपीएफ है, इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करता है हमारा आईईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, वो मेंटेन करती है इस फंड को। अब इसमें क्या होगा, जो शेयर्स, जो डिविडेंड्स, जो बॉन्ड्स अनक्लेम्ड है, जिनको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, वो सारा का सारा उठ के किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये सिमिलर कंसेप्ट है जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था आरबीआई सर्कुलर्स में डेफ का। डेफ में क्या होता था, जो भी हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं, आरडीज हैं, जिनको कोई लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बना के भूल गए हैं, या उनको मालूम ही नहीं है कि उनके इस बैंक में अकाउंट है और उसको काफी टाइम हो गया, 10 साल का टाइम हो गया और उसको क्लेम नहीं किया है, तो सारा पैसा किसमें चला जाता था? हमारे डेफ में, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। और इसको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन करता है हमारा आरबीआई। तो वैसे ही ये आईईपीएफ है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। और इसमें अब क्या क्या जाएगा आपका? शेयर्स तो पहले जाते ही थे, अब अनक्लेम्ड डिविडेंड्स भी जाएंगे और अनक्लेम्ड बॉन्ड्स भी जाएंगे। तो देखो, आरबीआई ने 2 पोर्टल लॉन्च किए थे, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है आपका उद्गम। उद्गम पोर्टल आपका किस लिए लॉन्च किया था? इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब ये इसलिए लॉन्च किया था कि अगर किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि उसका कहीं अकाउंट है और उसमें पैसे हैं, तो वो क्या कर सकता है, अपना उद्गम पोर्टल में इंफॉर्मेशन डाल के चेक कर सकता है कि कहीं उसके नाम का कोई डिपॉजिट तो नहीं पड़ा हुआ किसी बैंक में अनक्लेम्ड। अगर पड़ा है तो वो वहां जाके उसको क्लेम कर सकता है। दूसरा पोर्टल जो लॉन्च किया था आरबीआई ने, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रवाह पोर्टल। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉरिटाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको लाइसेंस चाहिए आरबीआई से, तो ये आप इस पोर्टल के थ्रू लाइसेंस ले सकते हो। और आपकी जो लाइसेंस की जो अपील है वो कहां तक पहुंची है, पास हुई है, फेल हुई है, वो सब आप यहां से प्रवाह पोर्टल से चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर मीटिंग एमएसपी नॉर्म्स। अब एमएसपी क्या है आपका? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। और इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया है? अगस्त 2026 तक। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो काम पहले ये करती थी, अब वो किसी और के थ्रू करवाएगी, मतलब अपने हाथ गंदे नहीं करेगी। तो कुल मिला के न्यूज क्या है, तो देखो, जब भी गवर्नमेंट जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई, ठीक है, सरकारी कंपनीज जो भी है,
उनके जब भी शेयर्स बेचती थी तो काफी ज्यादा हल्ला डलता था देश में कि सरकार जो है वो सरकारी कंपनियों को बेच रही है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा लोग बोलते थे। ठीक है, तो अब सरकार ने भी चालाकी किया, इन्होंने क्या किया है कि अब हम खुद नहीं बेचेंगे, कंपनी को खुद ही मजबूर कर देंगे कि वो हमारे शेयर बेचे। वो कैसे? अब सरकार ने बोला है जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि इंडिया में कितने अभी 12, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लिस्टेड है हमारे शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक है, बीएससी एनएससी किसी पे भी लिस्टेड है, जो कि हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है। उनको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 1 अगस्त 2026 तक उनको अपने कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से 25% शेयर जो हैं वो आम जनता को अलॉट करने पड़ेंगे। मतलब अपनी कंपनी में डाइल्यूशन करनी पड़ेगी। आप अपनी कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर्स होल्ड कर सकते हो? 75%। 25% शेयर्स जो हैं वो आपको आम जनता में बांटने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने। अब इसमें क्या होगा? जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा उसको या तो शेयर मार्केट से अनलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जल्द से जल्द डाइल्यूट करने पड़ेंगे और आम जनता को बेचने पड़ेंगे। तो जो कि एक तरीके से क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट ही हुआ। जो सरकार खुद से करती थी अब वो कंपनियों पे थोप दिया सरकार ने, थ्रू सेबी का यूज करके, सेबी की गाइडलाइंस को मॉडिफाई करके। अब देखो इंडिया में टोटल 12 पीएसबीज हैं, जिसमें से 7 पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। पर जो 5 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि कौन है? पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 5 ऐसे हमारे पीएसबी जो है जो कि इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे। क्योंकि देखो इसमें गवर्नमेंट का स्टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक कितना है? इसमें 98.25, इसमें 96.38, इसमें 95.39, इसमें 93.08, इसमें 86.46। अब देखो इनको क्या करना पड़ेगा कि 75% स्टेक रखना पड़ेगा, बाकी 25% स्टेक जो है वो आम जनता को देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इनको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, जिससे पैसे किसको मिलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। पर नाम किसका खराब होगा? पंजाब एंड सिंध बैंक का या इंडियन ओवरसीज बैंक का, कि भाई ये गवर्नमेंट के शेयर्स बेच रहे हैं ताकि ये कंप्लाई कर सके सेबी की गाइडलाइंस को। ठीक है, तो घूम फिर के मतलब सरकार ने वही काम किया है, मतलब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है, वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलआईसी के लिए अलग से रूल निकाला है। एलआईसी के लिए क्या बोला है कि एलआईसी को भी इस रूल से कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी भी लिस्टेड है हमारी शेयर मार्केट में। पर इनके लिए थोड़ा टाइमलाइन और इनके लिए जो टारगेट है वो थोड़ा कम किया है, क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी मार्केट कैप वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसका 25% की वैल्यू का बात करें तो हम शायद इन पांचों की मिला के भी इसकी 25% की वैल्यू जो है इन पांचों से भी ज्यादा होगी मिला के। तो इसलिए इस पे थोड़ा अलग रूल एंड क्राइटेरिया फॉलो किया है। वो क्या है आपका कि इसको अपना 10% हिस्सा डाइल्यूट करना पड़ेगा और पब्लिक शेयर होल्डिंग को देना पड़ेगा। कब तक? 16 मई 2027 तक। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। बाकियों की बात करें तो बाकियों को क्या करना पड़ेगा? 25% हिस्सा जो है वो पब्लिक को देना पड़ेगा बाय 1 अगस्त 2026, अगर उनको कंटिन्यू रहना है शेयर मार्केट में, अगर उनको कंटिन्यू लिस्टेड रहना है शेयर मार्केट में तब। अगर नहीं रहना है तो ना करें वो डाइल्यूट, और वो फिर क्या होगा? उनको शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। बस इतना सा फर्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका नाम क्या है? यूपीएस। यूपीएस को लॉन्च कर दिया है हमारी कैबिनेट ने, और ये एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। तब क्या होगा? देखो 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या होगा? जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके पास ऑप्शन होगा, या तो वो अपने आप को एनपीएस में ही रहने दे, जो कि अभी चल रहा है नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर वो अपने आप को एनपीएस से स्विच करके यूपीएस में कन्वर्ट कर ले, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप अपने आप को स्विच करते हो तो आप वापस रीस्विच ही नहीं कर सकते। मतलब अगर एक एम्प्लॉय अपने आप को एनपीएस से निकाल के यूपीएस में ट्रांसफर करता है तो फिर वो यूपीएस से वापस एनपीएस में नहीं आ पाएगा, ये कंडीशन है। तो अगर हम एनपीएस की बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम की, ये भी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी। कब? इन ईयर 2004, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और इसने रिप्लेस किया था किसको? ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखो जो हमारी एनपीएस और यूपीएस है, इसमें क्या है? हमारे पैसे कटेंगे और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं वो डालेंगे, और क्या कहेंगे? लास्ट में हमें उन्हीं पैसों की पेंशन देंगे। पर यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, कि अगर हम बात करें एनपीएस और यूपीएस की, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो कितना हिस्सा देगा अपनी सैलरी का? बेसिक का 10%, और यहाँ पे भी 10%। पर बात करें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो एनपीएस में उसका कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ सैलरी,
और बेसिक सैलरी, और यहाँ पे है 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी। पर जो मेन डिफरेंस है ये 14 और 18.5% का नहीं है। मेन डिफरेंस जो एनपीएस और यूपीएस में वो जो है वो ये है कि यूपीएस में आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है, फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। पर एनपीएस में क्या होता है, जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, ये अमाउंट इकट्ठा हुआ है पूरी सर्विस में आपको, और इस पे जो रिटर्न मिलती है मार्केट से, उसके हिसाब से आपको पेंशन लगती है। जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ होगा पूरी सर्विस के दौरान, और जो उस पर रिटर्न मिलेगी मार्केट के थ्रू, उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। तो इसमें आपकी पेंशन फिक्स नहीं होती है एनपीएस में। यूपीएस में क्या कर दिया है, आपकी पेंशन फिक्स कर दी है। और इसमें कितना बोला है कि अगर आप कम से कम 25 साल सर्विस कर रहे हो तो जो आपकी पिछले लास्ट साल की एवरेज सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन लग जाएगी। और यहाँ पे यूपीएस में एक प्रावधान और दिया है कि अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपको कम से कम 10 साल सर्विस करनी पड़ेगी, और मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 की अलॉट कर रखी है अंडर यूपीएस। पर एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में ये है कि जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा और उस पर जो रिटर्न मिलेगी उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। पर लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें यूपीएस भी नहीं चाहिए, हमें एनपीएस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओपीएस। ठीक है, क्योंकि देखो यूपीएस में एक चीज और है, एक चीज बताना भूल गया, एक चीज और है, यहाँ पे आपको फैमिली पेंशन की भी फैसिलिटी है। फैमिली पेंशन मतलब सपोज जो हस्बैंड है, ठीक है, उसने 40 साल सर्विस की, उसके बाद पेंशन लेने लगा और वो एक्सपायर हो गया, तो जो उसकी वाइफ है उसको फैमिली पेंशन मिलेगी कितनी, 60% ऑफ पेंशन। जो पेंशन उसका हस्बैंड ले रहा था उसका 60% उसकी फैमिली वाइफ को पेंशन लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोग बोल रहे हैं कि ना हमें एनपीएस चाहिए ना हमें यूपीएस चाहिए, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। क्यों, क्योंकि देखो ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि इसमें आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ती, आपको पेंशन मिलती है विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। दूसरा, ओपीएस में जो पेंशन मिलती है वो मिलती है आपको जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी होगी उसका 50%, ना कि एवरेज। क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब रिटायरमेंट होने वाली होती है और अच्छी सर्विस होती है बंदे की, तो उसको एक ऑर्डिनरी के थ्रू, और ऑर्डिनरी बोलते हैं जिसको, ऑर्डिनरी, उसके थ्रू प्रमोशन दे दी जाती है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं, आर्मी में बहुत ज्यादा होता है ऐसा कि सपोज एक व्यक्ति है जिसकी रिटायरमेंट है अक्टूबर मंथ में, ठीक है, तो क्या होगा, 15 अगस्त को इसकी अच्छी सर्विस के कारण, और ये इस बंदे की रैंक समझ लो, इस बंदे की रैंक है सूबेदार, जिसकी रिटायरमेंट अक्टूबर में होनी है, इसकी रैंक है सूबेदार। तो 15 अगस्त को क्या होगा, इसको ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है कि भाई अच्छी सर्विस थी और बंदे ने ठीक काम किया और अपने 20-30 साल हमारी आर्मी को दिए हैं, तो इसको ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना दिया। किसी किसी की ज्यादा अच्छी सर्विस होती है तो उसको क्या होता है, जिसने अक्टूबर में रिटायर होना है, तो इसको इससे पहले वाली जो 15 जनवरी होगी उसमें लेफ्टिनेंट क्या बना देंगे, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, और 15 अगस्त को फिर ऑर्डिनरी कैप्टन बना देते हैं। ऐसे कर देते हैं आर्मी वाले, ठीक है, कि अच्छी सर्विस के कारण ऑर्डिनरी प्रमोशन दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले ऑर्डिनरी प्रमोशन दे देते हैं। तो देखो ओपीएस में क्या होगा, जो लास्ट सैलरी आप लोगे उसकी 50%, अगर आपकी रिसेंटली 1 महीने पहले प्रमोशन हुई है और आपने जो लास्ट सैलरी है वो प्रमोशन वाली ली है, तो वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपकी पिछली सैलरी के मुकाबले, तो आपको ओपीएस में पेंशन ज्यादा लगेगी। एनपीएस में क्या होगा, पूरे 1 साल की कैलकुलेट होगी, तो 1 साल की जब कैलकुलेट होगी उसमें क्या होगा कि 11 महीने तो आप जो जूनियर लेवल पे थे वो कैलकुलेट हो जाएगी, और 1 महीने की आपकी सीनियर लेवल वाली कैलकुलेट होगी, तो इसका एवरेज निकलेगा, तो वो जो उसका 50% होगा वो जाहिर सी बात है ओपीएस वाली से कम ही होगा। तो एनपीएस में ये भी घाटा है। दूसरा, ओपीएस में आपको कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, आपको बिना कंट्रीब्यूशन के ही पेंशन मिलेगी। और सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अगर आपको समझना है कि ओपीएस अच्छा है कि एनपीएस अच्छा है कि यूपीएस अच्छा है, तो बेस्ट एग्जांपल है कि आप चेक करो कि भाई जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनकी पेंशन किसके थ्रू है, तो इनकी पेंशन किसके थ्रू है, ओपीएस के थ्रू। तो जाहिर सी बात है अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है, ठीक है, इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है एम्प्लॉयज के लिए, तो भाई ये पॉलिटिशियंस भी अपनी ओपीएस को बंद करके यूपीएस में एनरोल करते हैं। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस को भी पता है ओपीएस ही बेस्ट है, पर जबरदस्ती लोगों को इधर से उधर घुमा रहे हैं कि भाई हमने एनपीएस की जगह यूपीएस निकाल दिया, इसमें फिक्स पेंशन मिलेगी, भाई हमारे पैसे काट के हमें पेंशन दे रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको इतना ही बर्डन है सरकार के ऊपर, इतना ही बर्डन है सरकार के ऊपर कि वो पेंशन नहीं दे सकती, तो देखो डिफेंस को छोड़ दो, डिफेंस को ओपीएस के थ्रू पेंशन मिल रही है, उनको मिलनी भी चाहिए क्योंकि उनकी सर्विस काफी हार्ड है और वो रियलिटी में इंडिया के लिए कुछ कर भी रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। तो
इनको ओपीएस से निकालो। अगर फाइनेंस का इतनी ही दिक्कत है, अगर इंडिया का बजट इतना ही टाइट है, इतना ही इन पे प्रेशर है पैसों का, ठीक है, तो इन सारे जो पॉलिटिशियंस है इनकी भी ओपीएस बंद करो और इनको भी यूपीएस में इनरोल कियो, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्चेस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, तो देखो जब भी आप नई कार परचेज करते हो तो उसकी बनती है एक आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसपे लिखा होता है कि वैलिड टिल सपोज लिखा होगा 2032। तो इसका मतलब क्या है, आपकी कार है वैलिड सिर्फ 2032 तक। 2032 के बाद आप अपनी कार को सड़क पे नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी आरसी वैलिड कब तक है, 2032 तक। तो इस केस में दो ऑप्शन होते हैं ओनर के पास, या तो वो अपनी कार को दोबारा से एजेंसी में रीसेल कर दे और नई कार परचेज कर ले, या तो वो आरटीओ में जाए, एप्लीकेशन और कुछ फीस पे करे आरटीओ को और अपनी कार की पासिंग करा ले, फिर आगे के लिए मतलब 3 साल के लिए पासिंग हो जाती है, 5 साल के लिए पासिंग हो जाती है। फिर उससे क्या होगा, आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, मतलब 2032 है और आरटीओ गया, आपने पासिंग करा ली 5 साल की, तो आपकी एक्सपायरी अब कब होगी, 2037 में। तो आप 5 साल और उस कार को चला सकते हो। पर सरकार चाह रही है कि जो भी पुरानी कार्स है उसको रोड से हटा दिया जाए, वो रोड पे ना चले। क्यों? क्योंकि पुरानी कार्स है हमारी BS4 मॉडल की, और अब जो आ रहा है वो BS6 मॉडल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो BS4 मॉडल्स हैं वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एज कंपेयर टू BS6 मॉडल। तो सरकार चाहती है कि लोग आरटीओ में रिन्यू ना कराएं अपनी कार को, और वो क्या करें, अपनी कार को स्क्रैपिंग में दे। अब उससे लोगों का क्या फायदा होगा स्क्रैपिंग में देने से, तो यहाँ पे और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अपनी कार वो स्क्रैपिंग में दे, इसके लिए सरकार ने कुछ चीज लॉन्च की है। अब वो चीज समझते हैं। तो देखो सरकार चाहती है BS4 मॉडल्स जो है वो हट जाए रोड से। तो अब सरकार चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कार जो है वो स्क्रैपिंग में दे, और जिससे लोगों को क्या फायदा होगा कि देखो सपोज अगर मैंने अपनी कार स्क्रैपिंग में दी, स्क्रैपिंग में क्या किया जाता है, मेरी कार को ना डिसमेंटल कर दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से मेरी कार को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और उसमें से लोहा लोहा अलग कर दिया जाएगा और उसको रिसाइकिल करके कुछ और चीज बना ली जाएगी। तो ये होता है आपका स्क्रैपिंग। तो अगर मैं अपनी कार को स्क्रैप करवाता हूं तो मेरे को दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसका नाम क्या है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, सरकार ने बोला है डीलर्स को, जो कार डीलर्स हैं, कि जो व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाएगा, ठीक है, स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाएगा, उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा अपनी कार्स पे। उसको आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ ही साथ सरकार ने ये तो डीलर से आपको फायदा करवा दिया, फिर सरकार खुद भी आपका फायदा कर रही है। वो कैसे, कि जब भी आप कार परचेज करते हो तो आपको उस कार का कुछ परसेंट अमाउंट आरसी में देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए देना पड़ता है। तो सरकार कह रही है जिस व्यक्ति ने अपनी कार स्क्रैप में करवाई है उसको एक तो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाएंगे डीलर से, दूसरा उसकी आरसी में भी हम डिस्काउंट देंगे उसको, जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाएगा हमसे उसमें भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। कितना? 25% का। अगर आप कमर्शियल घर के लिए ले रहे हो, जैसे कार हो गई, ठीक है, फिर आपकी जीप हो गई, ये सब हो गया। अगर आप ले रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे बस हो गई, ठीक है, बस हो गई, वैन हो गई, फिर आपकी ट्रैवलर हो गई, अगर आप वैसा व्हीकल ले रहे हो तो उसमें आप आरसी पे आपको देंगे 15% का डिस्काउंट। तो देखो आपका दो फायदा हो गया, आपकी कार स्क्रैप करवाने से आपको एक सर्टिफिकेट मिला, जिससे आपको क्या मिला, डीलर से डिस्काउंट मिला, साथ ही साथ सरकार से भी आपको डिस्काउंट मिला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। तो ये तरीका अपनाया सरकार ने ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कार को क्या करें, आरटीओ में जाके एक्सटेंड ना करवाएं बल्कि स्क्रैप करवाएं अपनी कार को। और ये जो स्क्रैपिंग होगी ये आपके जनरल सेंटर्स में होगी। कहां पे होगी? रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज में और थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। तो देखो इंडिया में एट प्रेजेंट अभी 60 ये RVSFs हैं और लगभग 75 ATS है, ठीक है। तो ये चीज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आप ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपका ये 25% और 15%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिगार्डिंग कैबिनेट अप्रूव्स रोड कनेक्टिविटी फॉर वाधवन पोर्ट। तो वाधवन पोर्ट को अभी रिसेंटली कैबिनेट से अप्रूवल मिली थी जून मंथ में, और ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट बनने वाला है, जिसको बनाने में टोटल कीमत कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 76,200 करोड़। तो ये जो वाधवन पोर्ट है ये कहां लोकेटेड है, पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में। तो अब सरकार ने क्या बोला है कि हम 32 किलोमीटर का अलग से नया रोड बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, ये वाधवन पोर्ट को हमारा नेशनल हाईवे 48 से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नेशनल हाईवे 48 कहां से कहां तक है। तो नेशनल हाईवे 48 आपका दिल्ली टू
चेन्नई, ये चीज याद रखना। तो ये जो हमारा अप्रूवल मिला है, ये क्या मिला है कि हम 32 किलोमीटर का रोड बनाएंगे वाधवन पोर्ट से लेके, जो कि क्या करेगा, वाधवन पोर्ट को नेशनल हाईवे 48 से कनेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो ये वाधवन पोर्ट है, ये ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में, JNPA, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के बीच में। अब जिसमें से वाधवन पोर्ट में से 74% शेयर जो है वो JNPA का है और 26% महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी न्यूज और एडजस्ट कर दी है, वो क्या है आपका कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज का, प्रधानमंत्री जीवन वन योजना जो है इसको 5 साल से एक्सटेंड करने का। अब ये कब तक रहेगी वैलिड, 2028-29 तक। तो देखो प्रधानमंत्री जीवन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीवन और जीवन। तो ये बेसिकली आपकी प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है किसके लिए रिगार्डिंग है, ये है आपकी रिगार्डिंग 2G बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोफ्यूल्स के ऊपर, बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन। बेसिकली ये इथेनॉल के ऊपर फोकस कर रही है ज्यादा, सेकेंड जनरेशन है, इथेनॉल की कमर्शलाइजेशन हो सके, ठीक है, उनके ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स बन सके, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन सके इथेनॉल के, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2G बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 2018 में। ठीक है, तो 2018 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 22nd ICAE इन न्यू दिल्ली। तो ICAE की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जो कि कहाँ हेल्ड हुई थी, हमारी नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, जो कि है हमारा न्यू दिल्ली में। अब देखो जो ये कॉन्फ्रेंस है ये 3 साल में एक बार होती है, 3 साल में एक बार होती है। और इस बार की थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो ये 3 साल में एक बार होती है, तो मतलब इससे पहले वाली कब हुई थी, 2021 में। पर 2021 वाली हुई थी हमारी ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, कोविड। तो इससे पहले जो पिछली 31st हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो ये हमारी ऑनलाइन, और वो कब हुई है, 2021 में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सेकेंड टाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे पहले कब हुई है, 1958 में मैसूर कर्नाटका में। इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस 1958 में हुई थी इंडिया में। ठीक है, 65 साल बाद दूसरी बार हो रही है ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में, और टोटल 32वीं कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हेल्ड हुई थी, वो हमारी हुई थी डैरिंगटन हॉल, डिवॉन, इंग्लैंड में। कब, अगस्त 1929 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यहाँ पे साथ ही साथ देखो एक चीज और की है, अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है हमारा, ये एक नीति आयोग का पार्ट है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो है हमारा नीति आयोग का पार्ट है। इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, CSIRO, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, एन आर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इन्होंने मिलके क्या किया है, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका कंपटीशन का नाम इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या है, राइज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो इसमें इन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें वेरियस जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बुलाया है कि भाई आप आइए इस कंपटीशन को खेलिए। और इस कंपटीशन में क्या करेंगे, ये टास्क देंगे जिसका मेन फोकस होगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स जो हैं उनको एक्सट्रीम वेदर होगा, जो वेदर चेंज होगा उसके हिसाब से अडेप्ट कैसे करवाया जाए, क्या टेक्नोलॉजी लाया जाए कि उनको पहले से पता चल जाए कि भाई हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होने वाला है, तो हमें ये फसल उगानी चाहिए। ठीक है, तो उस सब चीजों के ऊपर कंपटीशन खिलाया जाएगा और जो विनर होगा उसको रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइज इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म, और ये किसने चालू किया है, तो इंडिया का अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया का CSIRO। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक चीज, क्या, NPSS। ये भी हमारे फार्मर्स के लिए। तो NPSS की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या आपकी नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ये एक AI बेस्ड सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा। इसमें क्या होगा, फार्मर्स जो है वो जो हमारे पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे और उनसे बातचीत करके डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपनी फसल में कौन सी पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज करना चाहिए, कौन सी हमारे को मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करना चाहिए अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में। तो वो किसके थ्रू कर पाएंगे, ये NPSS के थ्रू। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कैबिनेट अप्रूव्स रोलिंग आउट प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स टू 234 सिटीज। मतलब 234 सिटीज जो होंगी इंडिया में, इनको अपने प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स दिए जाएंगे। और ये कितने होंगे? 730 प्राइवेट एफएम। अब देखो एफएम का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने सुना होगा 92.7, 94.3। अब देखो जैसे 92.7 इसका नाम क्या होता है? बिग एफएम। फिर 94.3 इसका माई एफएम। तो देखो चैनल का नाम क्या हुआ? बिग एफएम, माई एफएम। और ये जो 92.7 है, 94.3 है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब अगर आपने ये चैनल सुनना है, बिग एफएम चैनल सुनना है, तो आपको अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितने पे सेट करनी पड़ेगी? 92.7 पे। ठीक है। अगर आपको माई एफएम सुनना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कितने पे सेट करनी पड़ेगी रेडियो की? 94.3 पे। तो ऐसे ही 730 प्राइवेट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चैनल दिए जाएंगे 234 नई सिटीज को। अब जिसकी टोटल की कॉस्ट कितनी एक्सपेक्ट की है? 784.87 करोड़ अंडर प्राइवेट एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सरकार बोल रही है कि हम जो ये चैनल बनाएंगे इनसे एक एनुअल लाइसेंस फीस भी लेंगे। और वो कितनी होगी? जितना एक चैनल रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा, जितना एक चैनल रेवेन्यू कमाएगा, उसका 4% हम लेंगे एनुअल लाइसेंस फीस। प्लस देखो ये 4% तो फीस लेंगे, प्लस इस पे जीएसटी अलग से लगेगा। तो मतलब वही है कि जीएसटी के साथ मिलके ये 4% से ऊपर बढ़ जाएगा। और ये किस पे लगेगा? जितना रेवेन्यू एक एफएम चैनल प्रोड्यूस करेगा। तो एक चीज याद रखना हमेशा, जो 94.3 होता है, 92.7 होता है, ठीक है, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। और बिग एफएम, माई एफएम, ये होता है चैनल का नाम। तो देखो जो हमारे 730 एफएम चैनल्स लगेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा 100 चैनल लगेंगे हमारे 32 सिटी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो एक ये याद रख लेना कि सबसे ज्यादा चैनल्स कहाँ इंस्टॉल होंगे, तो वो होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में। बाकी इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज ये याद रख लेना, टोटल बजट कितना है? 784.87 करोड़। और क्या कहते हैं, एनुअल लाइसेंस फीस कितनी है? तो वो है हमारी 4% प्लस जीएसटी ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कैबिनेट अप्रूव सीएफए टुवर्ड्स इक्विटी पार्टिसिपेशन। अब कैबिनेट ने क्या किया है कि सेंट्रली फाइनेंस असिस्टेंस देंगे। ये किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की, ताकि वो अपने हिस्सेदारी, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सके। किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। सपोज कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक एनएचपीसी जो है वो अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, ठीक है, अपना एक डैम बनाना चाहता है जिससे वो बिजली बनाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इसमें अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करूं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको चाहिए पैसा इसमें इन्वेस्ट करने में। तो वो पैसा कौन देगा? अब सेंटर गवर्नमेंट देगी थ्रू सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस। अब इसका बजट कितना है? 4136 करोड़ रुपीस का। कब से लेके कब तक? 2024-25 से लेकर 2031-32 तक। ठीक है, जिसके अनुसार जो हम हैं क्या कर पाएंगे? 15,000 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों पुश कर रही है कि आप अपना स्टेक बढ़ाइए, जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें स्टेक बढ़ाइए, पैसे हम दे देंगे आपकी तरफ से। और कितने स्टेक तक के पैसे दे देंगे? कि वो अपना 24% तक का स्टेक बढ़ा सकते हैं किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में। उसका पैसा कहां से आएगा? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस से। और मैक्सिमम कितना आएगा? 750 करोड़ पर प्रोजेक्ट। और ये चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपके स्टेट में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, आप अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाइए, पैसे हमसे ले लीजिए, पैसे हम देंगे आपके बिहाफ पे। ऐसा क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि देखो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है क्या? 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना। कब तक? 2030 तक। दूसरा जो मेन कारण है, ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी थोड़े हालात खराब ही चल रहे हैं आजकल, ठीक है, ऊपर से अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है, कोई डैम बनता है, तो डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा होती है लोगों की। जो लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, पहाड़ियों में जो रह रहे होते हैं, और अगर बाई चांस जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, अब यहाँ पे डैम बना दूंगा तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ यहाँ जिनके घर होंगे उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए काफी ज्यादा क्या करना पड़ता है? पैसे भी देने पड़ते हैं और उनको अलग से जमीन भी देनी पड़ती है। तो देखो जब तक अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी ये हाइड्रो प्रोजेक्ट में, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस और उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होने वाला है कंपनीज के लिए।
तो कंपनीज को ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सीएफए फंड निकाला है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएफए फंड निकाला ताकि स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इन प्रोजेक्ट्स में तो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस भी आसान हो जाएगा और उनको रिएलोकेट करना भी आसान हो जाएगा। सारी बात ये है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी कि तमिलनाडु इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहा है लार्ज स्केल पे, किसकी, ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। और ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है सेमकॉर इंडस्ट्रीज जो कि इन्वेस्ट करेगी कितना, 36,238 करोड़ रुपीस, ताकि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर पाए कहां, टुट्टुकोडी तमिलनाडु में। सेकंड न्यूज है हमारी, छत्तीसगढ़ ने अपना एक नया टाइगर रिजर्व नेम अनाउंस किया है जिसका नाम क्या है, गुरु घासीदास तामर पेंगला टाइगर रिजर्व। और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है। तो पहले 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सितांती टाइगर रिजर्व एंड अचनाकमर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे क्या देखो, स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कोई से भी टाइगर रिजर्व का नाम आपको क्वेश्चन में दे देगा और बोलेगा ये कौन से स्टेट में है। तो इसलिए चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, डिजी लॉकर के साथ टाई अप किया है ताकि ये अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है काफी फास्ट कर सके। जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 18 से 24 महीने लगते हैं, इसको इनकी उम्मीद है कि डिजी लॉकर के साथ टाई अप करने के बाद इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 6 महीने से कम लगेंगे। अब जैसे एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट होता है, फिर लोको पायलट का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें काफी टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या किया है, डिजी लॉकर के साथ टाई अप किया है। अब ये क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है उसके लिए ये डिजी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, डिजी लॉकर के थ्रू ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर देंगे। साथ ही साथ किसी कैंडिडेट को अपने मेडिकल चेकअप के लिए बुलाना है या उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है तो फिजिकली बाय पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, वो डिजी लॉकर में ही अपलोड कर देंगे। ऐसा इंडियन रेलवे ने सोचा है अभी, ठीक है, और टाई अप किया है डिजी लॉकर के साथ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, जो हमारी लद्दाख यूटी है इसमें 5 नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की है। कौन कौन सी, झंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चटगांग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कैसे, कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल देंगे और ये बोल देंगे किस स्टेट या यूटी में लाई करती है। तो देखो लद्दाख में अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, 5 ये और 2 पहले से ही थी। तो पहले से 2 जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके नाम क्या क्या है, एक का नाम है लेह, एक का नाम है कारगिल। तो टोटल अब लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 ये रही और 2 पहले की थी, लेह और कारगिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि जो इंडिया का गोल्ड सेक्टर है, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ मिलके, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, इंडिया का फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है, IAGES। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपकी, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। अब देखो इन्होंने क्या किया है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, इन तीनों को कंबाइन करके क्या बना दिया है अब, IAGES, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम गोल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन कंज्यूम करता है, चाइना, इंडिया आता है सेकंड नंबर पे। और वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की गोल्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, कर्नाटका में। तो ये चीज भी याद रखना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अनाउंस किए 3 वेटलैंड्स जिसको हम और क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 वेटलैंड्स कहाँ अनाउंस किए हैं, तो पहला है आपका ननंजरायण बर्ड सेंचुरी, दूसरा है काजू वैली बर्ड सेंचुरी, और ये दोनों बर्ड सेंचुरी कहाँ है आपकी, तमिलनाडु में। और तीसरी रामसर साइट बनाई है तवा रिजर्व, ठीक है, टावा रिजर्व रिजर्वायर, ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। अब देखो ये जो बर्ड सेंचुरीज है इसके ऊपर आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यह बर्ड सेंचुरी का नाम दे देगा और बोलेगा कौन से स्टेट में है, या इस रिजर्वायर का नाम दे देगा और बोलेगा कौन से स्टेट में है। तो देखो जो रामसर साइट है ना, ये पता है बेसिकली क्या है, आपका एक कन्वेक्शन जो था वो साइन हुआ था 1971 में, और वो कहाँ साइन हुआ था, रामसर, ये एक जगह है ईरान में, वहां पे साइन हुआ था। इसलिए इस कन्वेक्शन का नाम ही क्या रख दिया, रामसर साइट्स। अब इस कन्वेक्शन के तहत जो भी वेटलैंड्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें, उसको हम क्या बोल देते हैं, साथ में रामसर साइट्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर हम तवा रिजर्वायर की, तो देखो जो तवा रिजर्वायर है ना, ये बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, ये वेटलैंड जो है ये कैसे फॉर्म होती है, ये 2 नदियों को मिलकर फॉर्म होती है। वो 2 नदी कौन कौन सी है, एक तो आपकी तवा नदी ही है, ठीक है, दूसरी आपकी डैनवा नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता है वो है ये तवा रिजर्वायर, और वो है वेटलैंड। तो तवा जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा रिवर की, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ से आपके स्टैटिक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी जो कि क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एक एडवाइजरी पब्लिश की है जिसका नाम है भारत जीरो इमिशन ट्रकिंग, और इसका टारगेट क्या है कि 2050 तक हम ऐसे ट्रक सेल करेंगे जिसका क्या होगा, 100% जीरो इमिशन होगा। मतलब जो ये ट्रकिंग का मतलब पता है बेसिकली क्या है, हम जो ट्रक यूज करते हैं फॉर कैरिंग गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रोड्स पे ट्रक्स यूज कर रहे हैं। तो 2050 तक हम ऐसे ट्रक यूज करेंगे जो कि क्या करेंगे, जीरो एमिशन करेंगे। मतलब वो कोई आपका गैस जो पोल्यूशन जो है वो अमिट नहीं करेंगे, वो जीरो एमिशन पे चलेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, फिर आईआईटी, फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ हमारा क्या, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, इन्होंने मिलके एक चीज बनाई, क्या नाम है उसका, SLCR। तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारी, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, और ये कहां बनाई, वाराणसी यूपी में। अब इसके तहत ये क्या करेंगे, जो हमारी स्मॉल रिवर्स हैं उनको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहली रिवर जो क्लीन की जाएगी वो कौन सी है, हमारी वरुणा रिवर, जो कि क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा नदी की। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है ये वरुणा रिवर। ठीक है, तो वरुणा को सबसे पहले क्लीन किया जाएगा, और इसके लिए पैसे कितने दिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल जीवन शक्ति जो है, जल जल शक्ति, वो देगी 16.80 करोड़, और 5 करोड़ देगी डेनमार्क की गवर्नमेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, जो कि आता है हमारा यूनेस्को के अंडर। इन्होंने क्या किया रिसेंटली, देखो इंडिया का है हमारा NCPOR। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, और ये कहाँ है हमारा लोकेटेड, ये लोकेटेड है हमारा गोवा में। इनको क्या मिला था, इंडियन ओशन के नीचे एक 3 ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स मिले थे, या मतलब कुछ प्लेट्यू टाइप मिले, कुछ ऐसे रिज के टाइप मिले, ऐसे 3 स्ट्रक्चर मिले जिनका इन्होंने नाम रखा, और इसकी अप्रूवल के लिए भेजा इनके पास, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इनके नाम की अप्रूवल दे दी है, और ये 3 जो स्ट्रक्चर मिले इनके नाम क्या क्या हैं, अशोक सीमोंट, अशोका सीमोंट, ठीक है, चंद्रगुप्त रिज, कलापत्रु रिज। ठीक है, ये चीज, ये 3 नाम की अप्रूवल दे दी है इन्होंने। अब यहां से देखो स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यही आपका कि NCPOR कहां लोकेटेड है, दूसरा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी मोनाको में, और तीसरा आपका इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, ये कहां लोकेटेड है आपका, पेरिस फ्रांस में। तो ये चीज आपका स्टैटिक का भी पार्ट बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट ने अप्रूवल किया है 29 किलोमीटर लॉन्ग थाने इंटीग्रल मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि कंप्लीट होगा आपका 2029 तक, और इसका टोटल बजट कितना है, 12,200 करोड़ रुपए का। अब ये प्रोजेक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये 29 किलोमीटर लॉन्ग है, इसमें 22 स्टेशन बनेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक का क्या, जो ये रेलवे लाइन है इसके एक तरफ आएगा आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, और दूसरी तरफ होगी इसकी उल्लास रिवर। तो यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क या उल्लास रिवर आपके कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है आपके महाराष्ट्र में, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि गुजरात ने इंडिया का फर्स्ट एवर IACC MSME हब बनाया है, कहां, KGC ऑडिटोरियम आई हब कैंपस अहमदाबाद गुजरात में। अब यहाँ पे IACC की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये इनके जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है पंकज वोरा, पंकज वोरा। और सेक्रेटरी कौन है, देखो ये सेक्रेटरी दोनों नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो सेक्रेटरी का नाम क्या है, कमल वोरा। तो दोनों वोरा वोरा है, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। प्रेसिडेंट है पंकज वोरा और सेक्रेटरी है कमल वोरा। ठीक है, बस बी और वी का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये NICDP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपका बजट में अनाउंस हुआ था। तो इसके लिए अब कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, 28,602 करोड़ रुपीस। और देखो इससे क्या फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आके काम चालू कर पाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया का एस्टिमेट है कि 2030 तक इंडिया लगभग $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर पाएगा।
फिर नेक्स्ट न्यूज है कि सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च की विज्ञान धारा, और इसके लिए टोटल पैसा कितना एलोकेट किया है, 10,579.84 करोड़। इस स्कीम के तीन एस्पेक्ट्स होंगे, तीन मेन पॉइंट होंगे। पहला कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन कैपेसिटी, मतलब जो मैन पावर है उसको इंक्रीज किया जा सके। दूसरा R&D पे फोकस किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे और टेक्नोलॉजी पे इनहांस फोकस किया जा सके। अब ये जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसके साथ अलाइन होके चलेगा, ये चलेगा हमारा ANRF के साथ अलाइन होके। ANRF क्या है, हमारी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये हमने बजट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और आज की लास्ट न्यूज है हमारी कि यूनियन कैबिनेट ने 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसकी लागत कितनी आएगी, 24,657 करोड़ रुपीस की, अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये लॉन्च हुआ था हमारा 2021 में, ठीक है। अब इसके तहत क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हमारा जो कैरिंग चार्जेस आते हैं, ठीक है, एक लॉजिस्टिक चार्जेस आते हैं, उनको हम कर सके, साथ ही साथ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। तो ये था हमारा नेशनल अफेयर्स पार्ट 1। बहुत जल्द मिलेगा आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।